आपका स्वागत है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है 11th का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये शुरू करने वाले हैं। और इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनको मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये बोलता है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, it says that in all physical and chemical changes the total mass of the reactants is equal to total mass of the products। ठीक है, सिंपल सा ये लॉ है। ठीक है, क्या बोलता है ये कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द reactants is equal to total mass of the products। in other words, इस लॉ को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये भी बोलना चाह रहा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, इसीलिए हम इसको लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई, स्टेटमेंट हो गया इस लॉ का। और इस लॉ को और हम किस तरह से बोल सकते हैं वो हमने लिख लिया यहाँ पे कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए देखिए किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई अगर फिजिकल चेंज हो रहा है और केमिकल चेंज हो रहा है तो जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो हम क्या करते हैं, एक आइस का क्यूब ले लेते हैं। ओके, और इस आइस के क्यूब को हम वेट कर लेते हैं। सपोज ये 5 ग्राम का है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस आइस के क्यूब को हीट करते हैं। ओके, वी हीट दिस आइस क्यूब। और जैसे ही हम इस आइस के क्यूब को हीट करेंगे तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर रखा हुआ है। ठीक है, लाइक दिस। और ये क्या होगा, ये आइस का क्यूब मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे अगर हम फिजिकल स्टेट देखें इस आइस क्यूब की तो इट वाज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में या वाटर में हम बोल सकते हैं। आइस का क्यूब कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। ठीक है, बट ड्यूरिंग दिस फिजिकल चेंज जो हमने इनिशियली वेट किया था इसका 5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से इस लिक्विड का वेट किया तो हमने देखा कि ये जो लिक्विड आ रहा है यहाँ पे ये भी कितना आ रहा है, 5 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट का मास था वही प्रोडक्ट का भी मास हो गया अगर फिजिकल चेंज होता है कहीं पर। ठीक है, तो अगर इसी प्रोसेस को हम किसी केमिकल चेंज में देखें, इस लॉ की अगर हम, ठीक है, वेरिफिकेशन करना चाहें फॉर एनी केमिकल चेंज, तो लेट अस सी हाउ वी विल वेरीफाई इट। ओके, तो केमिकल चेंज के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्यूब ले लेते हैं इस तरह का।
ठीक है, वी टेक ए ट्यूब और ये लिम्स जो हैं इस ट्यूब के वो कनेक्टेड है। ओके, अब ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम बोलते हैं लैंडॉल ट्यूब। एक साइंटिस्ट थे लैंडॉल, उनके नाम पे रख दिया गया, उन्होंने इस ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। ठीक है, तो उसको लैंडॉल ट्यूब बोलते हैं। इस तरह से लिम्स उसके कनेक्टेड रहते हैं। अब हमने क्या किया, जो ट्यूब के दो सेक्शंस हैं ए और बी, मैं बोलता हूँ कि चलो ये लेफ्ट वाला जो है दिस इज ए एंड राइट वाला जो है ये कौन सा सेक्शन है, बी सेक्शन। तो मैंने लेफ्ट वाले सेक्शन में क्या किया, NaCl को फिल कर दिया। ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन NaCl का बनाया और ऊपर से स्टॉप कॉक खोल के यहाँ पे NaCl मैंने इसका सॉल्यूशन भर दिया। और वहीं पे जो ट्यूब का दूसरा पार्ट था इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन को मैंने क्या कर दिया है, फिल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया है कि दोनों सॉल्यूशंस को फिल करने के बाद मैंने इस ट्यूब को विग्रसली शेक कर दिया ताकि ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में मिक्स हो जाएं और रिएक्शन हो जाए। तो रिएक्शन किस तरह से होगी, NaCl एक्वस जब रिएक्ट करेगा AgNO3 एक्वस से, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaNO3। ठीक है, इनिशियली ये एक्वस सॉल्यूशंस थे दोनों, यानी दोनों लिक्विड फेज में थे, लेकिन रिएक्शन के बाद जब केमिकल रिएक्शन हुई तो सिल्वर का हमें पता है किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे एक हमें वाइट PPT मिल गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट हमको पता ही है कि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद इनिशियली हमने क्या किया था कि ये जो NaCl का सोल्यूशन और AgNO3 का है इसका हमने वेट कर लिया था। सपोज किया कि ये जो दोनों लिक्विड्स थे हमारे, ये W ग्राम इनका वेट था। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन के पहले इनका वेट कितना था, W ग्राम था। ठीक है, और रिएक्शन के बाद मैंने इस प्रेसिपिटेट का वेट कर लिया और ये जो NaNO3 एक्वस यहाँ पे बना हुआ है, इन दोनों को मिला के मैंने जब वेट किया सॉलिड और लिक्विड का, तो इन दोनों का भी वेट जो है वो कितना आ रहा था, W ग्राम आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हमने प्रूव कर लिया कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, चाहे फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, चेंजेस आने के बाद भी मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं और बता सकते हैं। पहले वाले में हमने फिजिकल चेंज देख लिया आइस वाले से एग्जांपल से, और दूसरे वाले में हमने केमिकल चेंज देख लिया। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉ है दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्शन द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दिस लॉ is not applicable to न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का मास होता है दैट इज समवॉट लेसर देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो ऐसा देखा गया है इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि न्यूक्लियस वहां पे चेंज हो जाते हैं, तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस mass of product is less than mass of reactant। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। ठीक है, तो
यहाँ पे अब सबसे पहले सोचने की बात यह है कि अगर मास कंजर्व नहीं हो रहा है तो मास का लॉस किस वजह से हो रहा है। तो आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी की इक्वेशन दी थी अपनी, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो जो यहाँ पे मास लॉस हमको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में मास का लॉस नहीं हुआ है, वो जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एनर्जी में। ठीक है, तो दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो अब हम अपने लॉ को और बढ़िया लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो अपने लॉ को हम फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने लॉ में और हम बोलते हैं द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। अब केवल हम मास की बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं दी टोटल सम ऑफ mass and energy during any physical and chemical change remains constant। ठीक है, ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं इस लॉ के ऊपर, आपको किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं, 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट reacts with 15 gram of acetic acid to give sodium acetate water and कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना है calculate the amount of CO2 if weight of salt and water is 18 ग्राम। ओके, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया मैंने। तो बोल रहा है कि 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर हम बोलें सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या होता है, NaHCO3। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, एसिटिक एसिड से हो रही है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, सॉल्ट और
H2CO3 बनाएगा जो डिकम्पोज हो जाएगा H2O और CO2 में। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट 6.3 ग्राम है, एसिटिक एसिड कितना है 15 ग्राम है, और सॉल्ट और वाटर जो है इसका वेट दे रहा है 18 ग्राम। बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये कितनी बनी होगी। ठीक है, अब हम लगा देंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.3 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 18 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे हम x के लिए सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21.3 माइनस 18 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3.3 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम देगा और प्रॉब्लम में आपको मिसिंग जो सब्सटेंस होगा उसका वेट फाइंड आउट करना होगा, और आप सिंपली क्या लगा दोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं जिस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लॉ क्या बोलता है। ठीक है, ये लॉ बोलता है कि अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज ए केमिकल compound is always found to be made up of elements combined together in the same fixed proportion by mass। ठीक है, तो ये लॉ सिंपली बोल रहा है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा किसी भी मेथड से बनेगा तो वो हमेशा जो है क्या होगा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास में ही फॉर्म होगा वट एवर मे बी द मेथड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं सिंपली, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर मुझे फॉर्मेशन करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ आपको CO2 गैस का, तो ये जो मॉलिक्यूल बना है इसमें कार्बन के 12 ग्राम्स लग रहे हैं और ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स लग रहे हैं 32 पार्ट्स। ठीक है, 32 ग्राम्स। So whenever carbon dioxide will form, it will always use 12 grams of carbon and 32 grams of oxygen, whatever may be the method। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन अगर हम करा दें, ऑक्सीजन अगर हम एक्सेस में ले लें यहाँ पे तो क्या बन जाता है CO2 बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें, ठीक है, हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है, थर्ड अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दें तो क्या होगा, किसी बाइकार्बोनेट को जब भी हीट करते हैं तो क्या बन जाता है करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट, कौन सी गैस निकल जाएगी CO2। ठीक है, और अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे किसी कार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिड से करा दें तो इसमें भी क्या हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और क्या बन जाएगा CO2। ठीक है, तो देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हर मेथड से हम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, और जिस भी मेथड से हम कार्बन डाइऑक्साइड बने हम हमेशा यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 12:32। यहाँ पे भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है 12:32। यहाँ पे भी कितना होगा 12:32। यहाँ पे भी कितना होगा 12:32। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड जब भी फॉर्म होता है तो उसमें जो भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक है, अब इस लॉ का भी लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है
इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट isotopes then it is not applicable। ठीक है, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। सेम एटॉमिक नंबर यानी सेम एलिमेंट ही होंगे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे आइसोटोप्स की बात करें तो सिंपल हमारे आइसोटोप क्या है? हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। ठीक है, 1h1, 1h2, 1h3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो अब अगर जैसे हमको हाइड्रोजन से वाटर बनानी है या H2 बनाना है, ठीक है, तो अगर आइसोटोप एग्जिस्ट करेगा तो हम फिक्स नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम कंबाइन कर रहा है। अगर आइसोटोप होगा तो मास देखिए चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन के भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा? C12 एंड C14। ठीक है, तो अगर ये दोनों आइसोटोप एक साथ आ रहे हैं तो हम फिक्स नहीं बोल सकते कि 12 कार्बन C12 का जो है 12 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है या 14 ग्राम बना रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो है आइसोटोप्स अगर होंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक और केस है जहां पे ये लॉ नहीं लगता है, दैट इज द केस ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, तो उस आइसोमर्स के केस में क्या होता है कि एलिमेंट में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट द कंपाउंड फॉर्म्स में बी डिफरेंट। तो हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट कंपाउंड फॉर्म में बी डिफरेंट। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेता हूं एक कंपाउंड का मैं, दैट इज C2H6O। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूल कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो एक ही है, बट यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड से हम क्या बना सकते हैं? C2H5OH एक ही मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं? CH3OCH3। तो दोनों ही जो है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो पहला वाला है कंपाउंड, इसको हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत देखी होगी या सुनी होगी तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। जहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप आता है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और जहाँ पे ऑक्सीजन से अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों कंपाउंड्स एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दोनों कंपाउंड्स एंटायरली डिफरेंट है क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट कंपाउंड्स में भी डिफरेंट। तो यानी ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ये अल्कोहल जो ईथर है ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिन कंपाउंड्स का सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो ये दो जगह जो है ये हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये दो जगह हमारा लॉ काम नहीं करेगा। पहला जहाँ पे आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, और दूसरा अगर एक ही कंपाउंड का जो है आइसोटोप है। ठीक है, तो अगर मैं एक प्रॉब्लम दूं आपको, ठीक है, तो लेट अस सी प्रॉब्लम ऑन दिस। तो 6.488
gram lead combine 6.488 gram lead combine directly with 1.002 gram oxygen to form lead peroxide. Okay, that is PbO2. Okay, lead peroxide is also produced by heating lead नाइट्रेट. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था एग्जाम्पल में, अलग अलग मेथड से बना रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है. lead peroxide is also produced by heating lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen in peroxide was 13.38. ओके, परसेंट. ठीक है, बोल रहा है यूज दिस डेटा टू illustrate law of constant proportion. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज में तोड़ लेते हैं. स्टेप 1 में देखिए हम क्या करेंगे. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट वाले से. ठीक है, तो लेड कितना बोलना है 6.488 ग्राम और ऑक्सीजन कितना बोल रहा है 1.02. तो मास ऑफ पेरोक्साइड कितना हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ पेरोक्साइड कितना हो जाएगा, मास ऑफ लेड 6.488 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1.002. ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो मास ऑफ पेरोक्साइड कितना आ जाएगा 7.490. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं. किसका, यहाँ पे बोल रहा है कि बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट इट वाज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड पेरोक्साइड इज कितना 13.38. ठीक है, ओके. तो हम लिखते हैं कि 7.490 ग्राम लेड पेरोक्साइड, इसमें कितना ऑक्सीजन है 1.002 ग्राम ऑक्सीजन है. ठीक है, तो अगर हमारे पास 1 ग्राम लेड पेरोक्साइड हो जाए तो उसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1.002 अपॉन 7.490 ग्राम ऑक्सीजन के हो जाएंगे. ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए आउट ऑफ 100 हमें फाउंड करना होगा. तो 100 ग्राम अगर हमारे पास लेड पेरोक्साइड है तो उसमें कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 1.002 अपॉन 7.490 इंटू 100. यूनिटरी मेथड लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो कितना आ जाएगा 13.38. ठीक है, तो यानी चाहे हम लेड पेरोक्साइड कैसे भी बनाएं, लेड नाइट्रेट को हीट करके बनाएं या फिर लेड और ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनाएं,
तो हमने प्रूव कर लिया है कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज हमारा पहले वाले में आ रहा है और दूसरे वाले में दिया हुआ है जो उन्होंने 13.38, वो क्या है, दोनों बराबर है। तो ये हमारे लॉ को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लेड नाइट्रेट एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी lead and oxygen combination is same, तो hence it proves our law। ठीक है, तो इसी तरह के इसके प्रॉब्लम होते हैं। हमको सिर्फ क्या करना रहता है, यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होता है उसका परसेंटेज, चाहे हम यहाँ पे लेड का परसेंटेज अगर उन्होंने दिया होता तो हम लेड के परसेंटेज के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, 100 से माइनस कर देंगे तो लेड का परसेंटेज आ जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form one or more chemical compounds, then the mass of one which combines with the fixed mass of the other bears a simple ratio to one another। ओके, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है कि जब कोई एक एलिमेंट है वो एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड अगर बनाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में द वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, वो आपस में जो है एक सिंपल रेशियो बियर करते हैं। सिंपल रेशियो मतलब जैसे 1:2:3:5 2:3 3:4, ठीक है, इस तरह के जो रेशियो होते हैं, सिंपल जो होल नंबर में रिप्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो देखें, तो अगर मान लेते हैं कार्बन जो है ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है एक्सिस में, ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो है क्या बनाता है, CO2, और वहीं पे जब कार्बन जो है लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में रिएक्शन करता है तो ये जो है क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है और वो क्या कर रहा है, कंबाइन करके दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो द वन विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, ठीक है, तो कार्बन का देखिए यहाँ पे मास कितना है, 12 ग्राम है फर्स्ट वाले में, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 है। ठीक है, सेकंड वाले में कार्बन का मास देखिए फिक्स है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास देखिए कितना है, 16 ग्राम। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं द वन विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे जिसका मास वेरी कर रहा है और वो कार्बन के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन फर्स्ट वाले केस में जो ऑक्सीजन का मास है और जो सेकंड वाले केस में ऑक्सीजन का मास है, ये ऑक्सीजन के जो दो एटम्स हैं आपस में क्या करेंगे, एक सिंपल रेशियो बियर करेंगे। ठीक है, तो रेशियो देखिए कितने का आ रहा है, ये 2:1 का आ रहा है, कैसे भी लिख सकते हैं आप, 1:2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो फिक्स्ड मास है, कार्बन का जो फिक्स्ड मास है 12 ग्राम, वो पहले वाले में 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और दूसरे वाले में 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा फर्स्ट एटम में, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में और दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर्स में होगा या सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, जैसे अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंबाइन करके वाटर बना सकते हैं
और ये दोनों कंबाइन करके H2O2 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर H2O की बात करें तो फिर से ऑक्सीजन 16 ग्राम है और हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। और सेकंड वाले केस में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम्स है, तो यानी हाइड्रोजन का मास देखिए फिक्स हो गया। तो द वन विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर्स बियर्स अ सिंपल रेशियो विद वन अनदर। तो यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1:2 या 2:1, जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो जो कंपाउंड मैंने पहले लिखा है उसके अकॉर्डिंगली मैंने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे जो मैं कोट करना चाहूंगा, दैट इज, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। वो एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो है अपने बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, रेशियो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो केस है इसमें नाइट्रोजन कितना ग्राम है, 28 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 16 है। सेकंड वाले में नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। थर्ड वाले में नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 48, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 64, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 80। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि नाइट्रोजन देखिए ऑलमोस्ट 28 ग्राम्स आ रहा है, बस सेकंड वाले में नहीं आ रहा है। तो सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले में। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास भी फिक्स हो जाएगा, तभी तो हम रेशियो निकाल पाएंगे जब सबका मास फिक्स होगा। तो हमने मास फिक्स कर दिया है। तो ऊपर देखिए सबके मास कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 28 हो गए। ठीक है, अगर पूरे एटम मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एटम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने नाइट्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को भी। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन का फिक्स मास हो गया, ऑक्सीजन का रेशियो देखिए 16:32। देखिए क्या रेशियो आ रहा है, द वन विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर्स अ सिंपल रेशियो विद वन अनदर। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 16:32, ये कितना हो जाएगा, 1:2:3:4:5। सिंपल रेशियो आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक लॉ और बच रहा है, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसको भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये लॉ देखिए, इसका लैंग्वेज स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है देखिए, व्हेन टू एलिमेंट्स combine with the fixed mass of the third element, then ratio of the elements when they combine directly and when they combine with the third element is either same or simple multiple
रेशियो। ठीक है, तो ये तो इस लॉ की वर्डिंग हो गई। ठीक है, एनसीईआरटी में हालांकि ये लॉ दिया नहीं हुआ है, बट ये लॉ भी है आपका। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले तो मैं ए बी सी करके एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी और एक तीसरा एलिमेंट है सी। तो क्या हो रहा है, ए और बी इसमें डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं। और क्या लिखा है मैंने, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, यानी ये जो थर्ड एलिमेंट है सी, इसके फिक्स्ड मास से ये दोनों एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं। कौन कौन सा, ए वाला भी और बी वाला भी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इधर ये क्या बना रहा है, सी ए बना रहा है, और इधर ये क्या बना रहा है, सी बी बना रहा है। और जब ये दोनों डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं ए बी, तो ये क्या कंपाउंड बना देंगे, ए बी कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, देन रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, यानी जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो इनका रेशियो कितना है, ए इज टू बी है। और व्हेन दे कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली एंड व्हेन दे कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट, जब ये थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं, यानी सी के फिक्स्ड मास से जब ये कंबाइन कर रहे हैं, सी का मास हमको फिक्स करना होगा दोनों केसेस में। तो यहाँ पे सी का एक्स ग्राम कर लेते हैं, यहाँ पे भी सी का एक्स ग्राम कर लेते हैं। उससे जितना ए कंबाइन कर रहा होगा उससे जितना बी कंबाइन कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम रेशियो निकाल लेंगे ए और बी का। तो यहाँ पे जो ए और बी का रेशियो होगा और यहाँ पे जो ए और बी का रेशियो होगा, जब डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है और जब फिक्स्ड मास ऑफ सी से कंबाइन कर रहा है, ये दोनों रेशियो या तो सेम होंगे या फिर सम सिंपल मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास मान लेते हैं कार्बन है, ऑक्सीजन है, और तीसरा एलिमेंट हम मान लेते हैं हाइड्रोजन है। ठीक है, तो लेट अस सी। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जब डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, CO2 बना लेंगे। CH कंबाइन करेगा तो ये क्या बना लेगा, CH4। और H और O कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, H2O। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थर्ड जिस एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं इसका मास हमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो पहले वाले में देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो कितना ग्राम कार्बन लग रहा है, 12 ग्राम कार्बन लग रहा है। और दूसरे वाले में अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन लग रहा है। ठीक है, तो 4 ग्राम जो है हम मास फिक्स कर लेते हैं। तो अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हम ऑक्सीजन निकालें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो जब हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर लिया है 4 ग्राम्स, वो कितना हो जाएगा, 12:32। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जब वो थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास से, 12:32 आ गया। अब देखिए जब कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो CO2 बना रहे हैं, यहाँ पे इनका रेशियो देखिए कितना है, 12:32। तो देखिए जब इनडायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट से तब इनका रेशियो 12:32 है, और जब डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तब भी इनका रेशियो कितना है, 12:32। तो यानी ये रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, 12:32, 12:32। तो ये रेशियो कितने का हो गया, 1:1 का। ठीक है, तो ये रेशियो सेम हो सकता है, सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जिसमें
रेशियो सेम ना है तो HO और सल्फर इस तरह के एक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। सल्फर के साथ जब ये कंबाइन करेगा तो H2S बना लेगा, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा तो SO2 बना लेगा। ठीक है, तो अब H और O कंबाइन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो H2O में जो रेशियो है वो कितने का है, 2:16 का है। ठीक है, अब सल्फर का तो फिक्स्ड मास करना है अब हमें यहाँ पे। ठीक है, तो H2S में हम देखते हैं 32 ग्राम सल्फर से कितना ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, 2 ग्राम कर रहा है। इसी तरह से SO2 की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी 32 ग्राम से ऑक्सीजन के कितने ग्राम कंबाइन कर रहे हैं, 32। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे हम निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2:32 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो पहले वाले में रेशियो कितना आ रहा है, 2:32। जब थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं, डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं तो रेशियो कितना आ रहा है, 2:32। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2:32 डिवाइडेड बाय 2:16। तो ये रेशियो देखिए कितना आ जाएगा, 2:32 इंटू 16/2। ठीक है, तो ये रेशियो कितना आ गया, 1:2 या 2:1, एक सिंपल मल्टीपल आ गया, सिंपल मल्टीपल रेशियो। ठीक है, तो लॉ में देखिए मैंने क्या बोला था, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, then ratio of the elements when they combine directly and when they combine with the third element is either same or simple multiple। तो सेम भी हो सकता है, सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में हमारा एक और लॉ बच रहा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज गै-लुसैक्स लॉ और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और गै-लुसैक्स लॉ, ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and to the volumes of the product if these are also gases provided all the measurements of volume are done under similar conditions of temperature and pressure। ठीक है, ठीक है, तो गै-लुसैक्स लॉ या फिर लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या बोलता है, जब भी दो गैसेस रिएक्ट करते हैं वो आपस में एक दूसरे के वॉल्यूम्स में रिएक्ट करते हैं, जो कि एक सिंपल रेशियो बियर करता है।
रिएक्टेंट्स आपस में सिंपल रेशियो बियर करते हैं और प्रोडक्ट से भी ये सिंपल रेशियो बियर करेगा अगर प्रोडक्ट जो है गैसियस स्टेट में होगा। और ऑब्वियसली जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिएक्टेंट को अलग टेम्परेचर प्रेशर में मेजर कर रहे हो, रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का वॉल्यूम अलग टेम्परेचर प्रेशर में मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल में H2 प्लस Cl2, ये दोनों कंबाइन करके हमको क्या दे देता है, 2HCl गैस। ठीक है, तो यहाँ पे सब गैसेस स्टेट में है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 volume of chlorine to give 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। या मैं बोल सकता हूँ 1 लीटर हाइड्रोजन का 1 लीटर क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है सो दैट 2 लीटर ऑफ HCl हमें मिल जाए। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारी रिएक्शंस हम कोट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। इसको हम क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी सब गैसियस फेज में है, तो हम बोल सकते हैं कि N2 क्या है, N2 का 1 वॉल्यूम, H2 का 3 वॉल्यूम और NH3 का 2 वॉल्यूम। ठीक है, आपस में कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 वॉल्यूम को हम 1 लीटर लिख सकते हैं, 3 वॉल्यूम को 3 लीटर और इसको 2 लीटर। तो रेशियोज हम देख रहे हैं कि ये रेशियो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 1:1:2। यहाँ पे हम देखें 1:3:2। तो सब ये रेशियोज कैसे हैं, सिंपल रेशियोज हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो रेशियो है ये कैसा है, सिंपल रेशियो है। कोई भी हम रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे मान लें अभी H2 प्लस O2 और हम मान रहे हैं कि यहाँ पे H2O जो बना है ये स्टीम यानी गैस फेज में बना है। इनकी रिएक्शंस अगर हम करा दें तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको बैलेंस कर दें अगर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ O2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा फ्रैक्शंस में नहीं रखते हैं क्योंकि होल नंबर में करना है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, 2H2 reacts with O2 to gives 2H2O। तो हम बोलेंगे इसका 2 लीटर इसके 1 लीटर से कंबाइन करके 2 लीटर वाटर का बना देगा। 2 लीटर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 2:1:2 आ जाएगा। ये भी रेशियो कैसा हो जाएगा, सिंपल रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, अब एक और लॉ यहाँ पे आता है, ये तो गैलुसैक्स लॉ हो गया, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ और गैलुसैक्स लॉ में क्या डिफरेंट है, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड pressure contain equal number of moles। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऊपर जो है सिर्फ मोल्स वॉल्यूम को रिलेट किया था, बट ये बोल रहे हैं कि अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर होगा, ठीक है, तो इक्वल जो वॉल्यूम होंगे गैसेस के वो इक्वल मोल्स देंगे। यानी अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन फिर से ले लूँ, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, तो गैलुसैक्स लॉ तो ये बोल रहा था कि अगर इसका एक वॉल्यूम है तो इसका भी एक वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, इसके कितने वॉल्यूम बन जाएंगे, 2 वॉल्यूम बन जाएंगे अगर सब गैसेज हैं। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ क्या बोल रहा है कि
जिस तरीके से वॉल्यूम गैसेस के रिएक्ट करते हैं आपस में, उसी तरह से गैसेस के मोल्स भी रिएक्ट करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल H2 का 1 मोल Cl2 से जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो HCl के कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल HCl के बन जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाली रिएक्शन में अगर हम इसको लगा दें, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। सब गैसेस हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं, अगर इसका 1 वॉल्यूम है और इसका 3 वॉल्यूम है, तो अमोनिया के कितने वॉल्यूम बनेंगे? 2 वॉल्यूम। बट अगर एवोगाड्रो लॉ हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे इसका 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। यहाँ कहाँ से रहा है? जैसे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। अगर कोई गैस आइडियल होती है तो ये इक्वेशन जो है फॉलो करेगी। तो अगर हम बोल रहे हैं कि R यहाँ पे कांस्टेंट होता है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पे R हमें पता है, R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया है तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस चीज का एप्लीकेशन हम यूडोमेट्री में करते हैं, जहाँ पे गैसेस के वॉल्यूम हमको गिवन रहते हैं और उसको हम मोल से रिलेट करके गैसेस के मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर उनके परसेंटेज या फिर उनके प्रेशर्स हम कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर व्यूइंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस लाइक बटन।